जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित यह हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नर्मदा सोन घाटी पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलिए हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। तो जो नर्मदा सोन घाटी है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो यह क्या है, यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, ठीक है, जिसको दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। यह भ्रंशनुमा घाटी है एक, ठीक है। इसको दो भाग इसके कौन कौन से हैं, देखो नर्मदा जो सोन घाटी है, नर्मदा, इसके दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है नर्मदा घाटी और दूसरा है सोन घाटी, ठीक है। तो जो नर्मदा घाटी है यह अधिक लंबी तथा अधिक चौड़ी है, जबकि जो सोन घाटी है यह कम लंबी और कम चौड़ी है, ठीक है। तो ये तो इसके दो भाग हो गए। अब हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी की स्थिति क्या है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैप के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, अनूपपुर अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलती है। इसके बाद ये डिंडोरी, मंडला, ठीक है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, पूर्वी निमाड़, आंशिक रूप से बुरहानपुर, पश्चिमी निमाड़, बड़वानी, है ना, इस टाइप से बहती है। ऊपर से देखें तो शहडोल, उमरिया, कटनी, रायसेन हो गया, सीहोर, देवास, ये इस टाइप से ये पूरी घाटी फैली हुई है। तो ये क्या है, ये नर्मदा घाटी है। इसके बाद यदि हम इसके अवस्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में मालवा का पठार है, ठीक है। उत्तर में क्या है इसके, मालवा का पठार। जबकि इसके दक्षिण में देखें तो दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन सा है, सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। अब यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में बघेलखंड है, जबकि पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वतमाला है। तो ये तो इसकी अवस्थिति हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 86,000 वर्ग किलोमीटर। इसका यदि हम क्षेत्रफल देखें, ठीक है, तो वो कितना है, वो है 86,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 26% है। और यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। तो ये तो हो गई क्या, नर्मदा घाटी की सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं इसकी भू आकार की को, जो इस बार का जो मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इसका हमने क्षेत्रफल देखा कितना है, क्षेत्रफल इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भौतिक भूभाग का ये कितना है, 26% है। इसकी औसत ऊंचाई हमने कितनी देखी, 300 से 400 मीटर देखी। अब हम देखते हैं कि इसकी जो भूभाग, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यदि हम देखें तो चट्टानें जो हैं वो नर्मदा घाटी में मुख्यतः डक्कन ट्रैम्प, ठीक है, इसके अलावा हंडिया के निकट कॉर्टेज की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो इसमें जो चट्टान है वो कौन सी चट्टान पाई जाती है, वो डक्कन ट्रैम्प है, ठीक है। और कहीं कहीं हंडिया के निकट कॉर्टेज की चट्टानें भी पाई जाती हैं। फिर हम यदि प्रमुख शैलों की बात करें तो चूना पत्थर, किले, स्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, ग्रिट आदि शैल इसमें पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गई इसमें, इसमें पाए जाने वाली प्रमुख चट्टानें और सेल। फिर हम देखते हैं कि यह क्या करती है, यह अपने मार्ग में जो विंध्य सेल समूह आते हैं की परतों को काटकर कंदरा का निर्माण करती है, कंदरा का निर्माण करती है। ठीक है, अब कंदरा क्या होता है, तो कंदरा देखो भूमिगत जल द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप निर्मित एक स्थल रूप है। ठीक है, यह गुफानुमा आकृति होती है, जैसे मंदाता कंदरा जो ओमकारेश्वर में है। ठीक है, और यह जो क्षेत्र होता है ये कृषि हेतु नुकसानदायक होता है। ठीक है, कंदरा जैसे मैं आपको बताऊं तो इस टाइप से गुफानुमा आकृति बनती है। ठीक है, ये ऐसी यहाँ से नदी निकलती जाती है और इसके जो ऊपरी भाग पर होते चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं इसके ऊपरी भाग पर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, तो पश्चिम की ओर गहरी काली मिट्टी जबकि पूर्व की ओर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नर्मदा घाटी के कुछ भाग में एस्चुरी से बने सेल समूह मिलते हैं जिनको वाक सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली में जो वाक सीरीज है, तो जो वाक सीरीज है ये क्रेटियस कल्प का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह के पश्चात क्या हुआ था, क्रेटियस कल्प समूह का निर्माण हुआ था। उसके दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से, बाघ और लैम्टा। जो क्रेटियस है क्रेटियस इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो वाघ सीरीज और दूसरा क्या होता है, लैम्टा। ठीक है, या लमेटा बोलते हैं जिसको, दोनों लिखा मिल जाएगा आपको, तो लमेटा। ठीक है, तो अब वाघ सीरीज क्या है, ये नर्मदा नदी द्वारा एस्चुरी के निक्षेपण से बनती है। जो नर्मदा नदी है जो अपने साथ बहाकर जो कंकड़ पत्थर लाती है, ठीक है, उसका जो निक्षेपण होता है उनसे जो सेल समूह बनता है, इसमें चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं। ऐसे ही जो लैम्टा सीरीज है वो वाघ सीरीज के मतलब जस्ट बाद की सीरीज है, मतलब वाघ सीरीज के बाद लैम्टा सीरीज आई हुई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इसमें आपको ग्रेट क्ले आदि सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो सीरीज पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उच्चाओं की दृष्टि से भू आकारकी को देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है पहले मैप में समझा देता हूँ, फिर हम देखते हैं जो उच्चाओं की दृष्टि से भू आकारकी है। ठीक है, तो उच्चाओं की दृष्टि से निम्न 5 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मैकल का पठार। ठीक है, अब जो मैकल का पठार है, देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है इसका जो पूर्वी हिस्सा कहा जाए वो क्या है, मैकल है। मतलब ये यहाँ पे जो रेंज है, ये वाली रेंज, ये मैकल रेंज है। ठीक है, अनूपपुर के आसपास वाला क्षेत्र। फिर दूसरा क्या है, विंध्यन पठार है, तो विंध्यन पठार ये वाला कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे विंध्यन सेल है, यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाता है, कैमूर और भांडेर में। ठीक है, फिर सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा पूरी रेंज है, सतपुड़ा ही का भाग क्या है, मैकल है। ठीक है, फिर मध्यवर्ती मैदान, तो जो मध्यवर्ती मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, ये जबलपुर। ठीक है, ये जबलपुर। ठीक, जबलपुर के बाद कहाँ आता है, ये जबलपुर के बाद आता है नरसिंहपुर। ठीक है, और नरसिंहपुर के बाद कहाँ आता है, नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद। ठीक है, और खरगोन, जी ऐसे इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये क्या है, मध्यवर्ती उच्च मैदान है। फिर इसके बाद हम देखते हैं धार उच्च भूमि, तो यहाँ पे कहीं धार उच्च भूमि है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, 5 भाग हैं, उच्चाओं की दृष्टि से हैं जो कि। ठीक है, अब हम एक एक भाग को पढ़ते हैं।
एक बार मैं फिर से बता दूं कि उच्चाओं की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है मैकल, तो ये मैकल वाला पार्ट है। ये जो है ये सतपुड़ा शेरनी, वो सॉरी विंध्याचल शेरनी वाला पार्ट है। ये वाला जो है ये सतपुड़ा वाला पार्ट है। यह मध्यवर्ती उच्च प्रदेश है और ये क्या है? धार का मैदान है। चलिए अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उच्चाओं की दृष्टि से कितने भागों में? मैंने बताया अभी 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? मैकल का पठार, विंध्यन शेरनी, सतपुड़ा, मध्यवर्ती, धार का। ठीक है, फिर हम देखते हैं मैकल का पठार। तो जो मैकल का पठार है इसकी यदि हम स्थिति की बात करें तो नर्मदा घाटी प्रदेश के पूर्व में है। औसत ऊंचाई यदि देखें तो 600 से 900 मीटर है। विशेष क्या है यहाँ पे कि नर्मदा व महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है और इस पठार के जो अमरकंटक है, इस पठार का जो अमरकंटक है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है? नर्मदा का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल का पठार, सॉरी विंध्याचल पर्वतीय माला का भाग। ठीक है, तो स्थिति यदि हम देखें तो नर्मदा के, मैंने अभी आपको मैप में बताया कि ये उत्तर में है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। दक्षिण में नर्मदा की ओर एक खड़ा ढाल है, मतलब इसका जो दक्षिण भाग है वहाँ पे नर्मदा की ओर एक खड़ा ढाल है इस टाइप से। जैसे देखो, ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये है पूरा विंध्यन। ठीक है, अब ये वाली जो नर्मदा घाटी बह रही है, अब इसकी ओर इसका इस टाइप से खड़ा ढाल है, मतलब कि ठीक। और औसत ऊंचाई यदि हम देखें तो औसत ऊंचाई 600 मीटर है ना। फिर हम देखते हैं सतपुड़ा शेरनी को। तो सतपुड़ा शेरनी क्या है? ये नर्मदा घाटी के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। इस शेरनी में छोटी छोटी धाराएं निकलकर नर्मदा घाटी में बह जाती हैं। ठीक है, ये नीचे साइड जो ये सतपुड़ा फैली हुई है, ये इस टाइप से देखो, ये नर्मदा जो घाटी है इसकी जो नीचे साइड, यहाँ से क्या कई सारी धाराएं निकल के क्या होती हैं? इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मध्यवर्ती मैदान को। तो देखिए, जो मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है, इसका विस्तार हम देखें तो मैंने अभी भी बताया कि पूर्व में हिरण्य नदी होशंगाबाद, वो जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, है ना, से होता हुआ पश्चिम में खरगोन जिले के महेश्वर नामक स्थान तक है। औसत ऊंचाई देखें तो 250 से 300 मीटर है और चौड़ाई 40 से 125 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर है और यह समतल उपजाऊ क्षेत्र है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं धार उच्च भूमि। ठीक है, तो धार उच्च भूमि क्या है? धार वाले क्षेत्र में है, ये धार जिला लगता है। ठीक है, ये क्या है? वन आच्छादित, धार जिला लगता है, वन आच्छादित है और नदियों ने से क्या कर दिया है? अत्यधिक, मतलब भागों में बांट दिया, मतलब काट पीट दिया है। चलिए अब हम देखते हैं सामान्य भूआकार की विश्लेषण को। ठीक है, तो जो भ्रंश घाटी, जो सामान्य भूआकार की विश्लेषण है उसको निम्न भागों में हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो भ्रंश घाटी, एस्चुरी, जलप्रपात, कंदराएं, गॉर्ज, मैदान। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भ्रंश घाटी को कि आखिर भ्रंश घाटी क्या होती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी क्या होती है कि जैसे मान लो ये कोई सतह है, ठीक है, अचानक से भ्रंश के कारण इस सतह का ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे दब के कुछ इस प्रकार से हो जाए, तो ये जो निर्माण हुआ है ये भ्रंश घाटी का होता है। सतह के नीचे धंस जाने से इसका निर्माण होता है। दो भ्रंश रेखाओं के बीच का सतह कभी कभी क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है, तो क्या हो जाता है? भ्रंश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है? भ्रंश है। फिर हम देखते हैं
कि जो नर्मदा है, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है, इसके दोनों किनारे प्रतापी कगार के रूप में खड़े हैं, जिन्हें उत्तर में उत्तर व दक्षिणी कगार कहते हैं। यह सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रेणी की सीमाओं का निर्धारण करती है। कौन जो नर्मदा घाटी है, यह सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत की जो सीमाएं हैं उसका क्या करती है, निर्धारण करती है। अच्छा, कगार जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कगार क्या कहलाता है, एक समतल उठा हुआ भाग, उच्चाव जिसको बोलते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं अपन, है ना। फिर हम देखते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी क्या होती है, देखो जब नदियाँ सागर साइड पहुँचती हैं तो इस टाइप से, ये जैसे ये वाला हिस्सा सागर है, ठीक है। अब यह क्या होता है, खारे जल का एक स्रोत होता है जो आंशिक रूप से क्या होता है, सागर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये कहलाती है एस्चुरी। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। यह सागर तट पर स्थित आंशिक रूप से बंद खारे जल का हिस्सा होता है, मतलब इसका जो थोड़ा बहुत भाग क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जलप्रपात कि जलप्रपात क्या होता है। तो देखो नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं, जब नदियाँ जैसे पहाड़ों से आ रही फिर जब ऊंचाई से गिरती हैं तो इस प्रकार से क्या करती हैं, ये जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा घाटी में कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलते हैं नर्मदा नदी पर, तो मंदार हो गया, कपिल धारा हो गया, भेड़ाघाट धुआं धार हो गया, ठीक है, और क्या कहलाते दर्दी जलप्रपात हो गया, आदि हमें देखने को मिलते। फिर कंदराएँ, तो कंदराएँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर हम देखते हैं गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज जो एक आपने नाम सुना होगा वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी को दो भाग होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है गॉर्ज और एक होता है कैनियन, ठीक है। तो गॉर्ज और कैनियन, तो जो वी आकार की घाटी को यदि हम एक विशेष रूप बोलें तो वो क्या होता है, गॉर्ज होता है, और कैनियन गॉर्ज का विस्तृत रूप होता है। आकार के आधार पर वी आकार की घाटी को हम दो भागों में बांटते हैं, गॉर्ज और कैनियन में। अब जो गॉर्ज होते हैं इनका देखो, जैसे ये वी आकार की घाटी सामान्य है, अब जो मतलब थोड़ा और फैला दो इसको, जैसे ये है वी आकार की घाटी। अब जो गॉर्ज होगा वो तीव्र खले ढाल वाला होगा, इनके जो ढाल होंगे वो क्या होंगे, तीव्र होंगे। अभी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे नदियों में, ठीक है। फिर हम देखते हैं, तो गॉर्ज यदि हम देखें तो होशंगाबाद के पश्चिम में विंध्यन चट्टानों को काटकर मंदाता गॉर्ज का निर्माण करती है। मंदाता गॉर्ज आपसे वो पूछ सकता है। और मुकरता गॉर्ज धार उच्च भूमि में अरावली पहाड़ियों को काटकर 120 किलोमीटर लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं, मुकरता गॉर्ज बोलते हैं। फिर हम देखते हैं मैदान, ठीक है। तो नर्मदा घाटी के जो समतल हल्का ऊंचा भाग मिलता है वो मैदान के रूप में है, ठीक है। इसके बाद इसकी विशेषता कि इन मैदानों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नदी के निकट जलोढ़ तथा ऊपरी भागों में लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर अन्य विशेषताएं यदि हम देखें तो जो नर्मदा सोन घाटी है उसकी अन्य विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले नदियाँ, तो प्रमुख नदी तो देखो नर्मदा ही है। प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा है। जबकि अन्य नदियाँ यदि हम देखें तो अन्य नदियों में हिरण हो गई, शक्कर हो गई, हथनी हो गई, शेर हो गए, दूधी हो गई, है ना। आदि नदी क्या हो गई, इसमें हम इनको देखने को मिलती है। फिर जलवायु, तो यहाँ पे महासागरीय प्लस महाद्वीपीय, महासागरीय प्लस महाद्वीपीय दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, ठीक है। और अत्यधिक गर्म अत्यधिक ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर वर्षा, तो यहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है औसतन, ठीक है,
पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा क्या होती है, बढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं वन। तो वनों में सागौन, तेंदुपत्ता, साल, बांस आदि। और फसल में कपास, मूंगफली। चूँकि तो काली मिट्टी है तो मूंगफली और कपास तो होगी, गेहूँ, ज्वार, चावल, सोयाबीन आदि भी पाए जाते हैं। फिर हम खनिज देखें तो खनिजों में कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, चीनी मिट्टी आदि, है ना। फिर हम बात करते हैं उद्योगों की। तो उद्योगों में क्या है, उद्योगों में सीमेंट उद्योग हो गया, है ना, रबर उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, चीनी मिट्टी उद्योग हो गया, गन कैरेज फैक्ट्री हो गई, है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया, आदि क्या है, उद्योग हैं। फिर हम बात करते हैं पर्यटन की। तो पर्यटन में अमरकंटक, भेड़ाघाट, धुआंधार, महेश्वर, ओमकारेश्वर आदि हैं, है ना, मदन महल हो गया। ऐसे करके कई सारे, मैंने कुछ नाम यहाँ लिख दिए हैं। फिर क्या होता है कि अब जो दूसरा पार्ट है सोन घाटी, वो चूँकि अपने क्षेत्र, अपने जगह इतना है नहीं अपने उसमें एमपी में, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो सोन घाटी है, यह पूर्व में स्थित एक सकरी घाटी है। इसके उत्तर में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, है ना। यह जबलपुर के निकट नर्मदा से मिलती है। फिर इस घाटी में गोंडवाना कल्प की चट्टानें, धारवाड़ सैल और रोहतास सैल, चूना, कोयला आदि पाई जाती हैं, आदि घाटी में पाई जाती है, आदि घाटी में पाई जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोयले का यहाँ पे भंडारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थी नर्मदा सोन घाटी। कल हम सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों को पढ़ते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।